जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो आया है अभी, जो COP30 एक मीटिंग होने वाली है ब्राज़ील के अंदर, उस पर आया है और बता रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना उनका क्या रोल होना चाहिए इसके अंदर में। पहले तो हम देखते हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है ना वो होती है रिच कंट्रीज, जैसे कि यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, रशिया हो गया। और डेवलपिंग कंट्री कौन सी होती है, जो कि अब अभी भी गरीब है, जैसे कि इंडिया को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, चाइना को, पूरे अफ्रीका को, और ये सारे जो छोटे छोटे देश होते हैं ना जो कि गरीब बेचारे, उन सबको डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। समझ में आ गया। तो COP30 में डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या रोल होने वाला है हम देखते हैं इसमें सिलसिले तरह से। पहले एक छोटी सी सिंपल स्टोरी देखते हैं हम कि बैकग्राउंड क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। जो COP30 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 30। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना उस पर एक्शन करता है, ठीक है ना। पर सर क्लाइमेट चेंज क्या था, थोड़ा हमें वो समझा दो। मैंने कहा कि सर पहले तीन चीज़ समझते हैं। एक होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक होता है ग्लोबल वार्मिंग, एक होता है क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि मीथेन गैस होती है, ठीक है ना, वाटर वेपर होती है, CO2 होती है। ये क्या करती है, ये सारी की सारी गैसेस होती है जो हवा में रहती है, ठीक है ना। और ये एक तरह की ब्लैंकेट बनाती है, एक तरह की कंबल बनाती है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है ना। अगर आप कंबल ओढ़ते हो तो आपको गर्मी लगती है, वैसे ही ये गैसेस क्या करती है, कंबल बना देती है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है। तो इससे पृथ्वी गर्म होती रहती है। वो वाली चीज़ें बहुत मतलब कि वो अल्ट्रा वायलेट रेस को ये पास होने देती, फिर एग्जिट नहीं होने दी, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। सिंपल मानो ब्लैंकेट है, पृथ्वी को उड़ा दी तो पृथ्वी गर्म हो गई। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हमने फैक्ट्रीज वगैरह लगाई, ठीक है ना, कोल्स वगैरह बंद किए, तो ये तो नेचुरली सारी की सारी चीज़ें थी, और हमने और थोड़ा सा हेल्प कर दी इस कंबल को मोटा बनाने में। अब जो ये कंबल थी ना, ये देखो ये थोड़ी सी और मोटी हो गई, ठीक है ना। अगर ये मोटी कंबल होगी तो गर्मी और ज़्यादा लगेगी पृथ्वी को, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी पृथ्वी में, तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे कि भाई सी लेवल है जो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, हमारे ग्लेशियर्स वगैरह है वो पिघल जाएंगे सारे के सारे, फ्लड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएगी, साइक्लोन्स वगैरह बढ़ जाएंगे। तो सर क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज ये होता है कि जब पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो कुछ है ना विनाशकारी चीज़ें होने लग जाती है, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, वो सारी विनाशकारी चीज़ों को ही बोलते हैं, जैसे कि सी लेवल का बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना, फ्लड आना। समझ में आ क्लाइमेट चेंज, बात समझ में आ गई। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या करती है, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, मतलब ये सारे जो सी लेवल बढ़ रहा है इनसा कर रहा है, तो इनको ये नलीफाइल करती है। बात समझ में आ गई। तो अभी क्या होना है, ग्लोबल की क्लाइमेट मीटिंग होने वाली है ब्राज़ील के अंदर में। ये COP30 वहाँ मिलने वाला है, ठीक है। और जो पेरिस एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना 2015 में हुआ था, उसके 10 साल होने वाले हैं, ठीक है ना। तो पेरिस एग्रीमेंट का गोल क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग को हमें 2% तक रखना है, ठीक है। और मतलब हमें 2% रखना है, और टारगेट हमारा होना चाहिए 1.5% का। मतलब क्या होता है, मैं मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। 1800 में क्या था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब कि इंडस्ट्री आ गई थी, पर इससे पहले तो इंडस्ट्री नहीं थी। तो इस समय पर दुनिया का जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल था, क्योंकि हमारी फैक्ट्री नहीं थी, हमारा कोल नहीं था। तो हमारी जो कंबल एक नेचुरली थी, वो नेचुरली थी, ठीक है ना। उसमें हमने उसको कंबल को मोटा नहीं किया। कैसे मोटा नहीं किया, हमने कोल नहीं जलाया यहाँ पे, हमने फैक्ट्री वगैरह नहीं बनाई, तो यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल था दुनिया का, अच्छी बात थी। लेकिन 1800 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फैक्ट्री वगैरह बन के हमने कोयला वगैरह खूब जलाया, तो हमारा टेम्परेचर अपना बढ़ गया, क्योंकि हमने भी CO2 वगैरह खूब एमिट की थी। बात समझ आ गई सर। क्लाइमेट चेंज कहता है कि इस समय जो टेम्परेचर था ना, जब फैक्ट्रीज नहीं थी, तब से लेकर सिर्फ और सिर्फ 2% ही बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ 30% था, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो यहाँ पे सिर्फ 31.5 डिग्री तक ही होना चाहिए। सिर्फ 1.5 डिग्री ही बढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और मैक्स टू मैक्स 32 जाना चाहिए, 32 से ऊपर, 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तो जाना नहीं चाहिए। अगर ये चला गया ना, तो दुनिया के अंदर में सी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघल जाएंगे, फ्लड बहुत ज़्यादा आ जाएगा, साइक्लोन वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी पूरी दुनिया की। बात समझ में आ गई सर। तो पेरिस एग्रीमेंट में समझ में आया कि हमें टारगेट करना है 31.5 तक। अगर एग्जाम्पल था ये, ठीक है ना, अगर पहले 30 डिग्री था तो अब 31.5 तक जाना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 32 तक जाना चाहिए। 32 से ऊपर गया तो दुनिया तबाह हो सकती, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो पेरिस एग्रीमेंट में ये सारा हमने ये दोनों चीज़ों को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया था। और COP30 जो 10 साल बाद होने वाली है, उस पर हम ये रिव्यू करेंगे कि क्या हमारी प्रोग्रेस क्या हुई, ठीक है ना। प्रोग्रेस क्या हुई इसमें, इस वाले आर्टिकल में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ ये कि 1.2 डिग्री तक बढ़ चुकी है टेम्परेचर अर्थ का, और 1.5 डिग्री मैक्सिमम होनी चाहिए थी, और 2 डिग्री तो लास्ट होनी चाहिए थी। 2 डिग्री से ऊपर तो दुनिया ही खत्म होने की कगार पे आ जाएगी, और 1.2 डिग्री तक हम पहुंच चुके हैं। बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम क्या है, आज भी एमिशन हाई है, ठीक है ना। और वर्ल्ड जो है वो बहुत हालत ख़राब हो रही है वर्ल्ड की आज भी, ठीक है। हमने देखा भी है बहुत ज़्यादा हीट वेव वगैरह आ रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यूएस ने वापस विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। पहले ट्रम्प साहब आए थे, उन्होंने कहा हम पेरिस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। फिर बाइडेन आए, बाइडेन ने कहा कि हम पेरिस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको मानेंगे कि 2 डिग्री तक, कि 1.5 डिग्री तक दुनिया के टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने
बाइडेन साहब ने कहा कि हम इसमें एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ट्रम्प वापस आए तो ट्रम्प ने कहा कि हम इस पेरिस एग्रीमेंट को मानते ही नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब कि यूएस ने विड्रॉ कर लिया पूरा, अमेरिका दोबारा पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो चुका है इस समय पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे तो एक देखा जाए तो पूरा लीडरशिप थी वो पूरी वैक्यूम हो चुकी है। सही बात है भाई, ऐसा कोई भी बड़ा देश नहीं है जो कि लीड करे चीज़ों को। फाइनेंस है वो स्लो हो रहा है, फाइनेंस मतलब जो पुअर कंट्रीज है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सफ़र करे। देखो रिच कंट्रीज है ना, तो वो खुद को सेव कर सकती है क्लाइमेट चेंज से, मतलब कि अगर सी लेवल राइज होगा ना तो वो अपने घरों को ऊंचा बनवा देंगे, उनको दिक्कत नहीं, उनके पास ऑलरेडी पैसा है, ठीक है ना। अगर साइक्लोन वगैरह आता है तो वो साइक्लोन शेल्टर बना सकते हैं जहाँ पे वो बच जाएंगे। लेकिन गरीब देशों को क्या होगा भाई, साइक्लोन ये थोड़ी पूछ गया कि तुम गरीब अमीर देश हो, वो तो कहीं पे भी आ सकता है। अगर गरीब देश पे आए तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो पुअर कंट्रीज़ को क्लाइमेट जो फंड होता है वो मिलना मुश्किल हो रहा है इस समय पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीडरशिप नहीं रही है, यूएस तो बाहर निकल गया है, सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास है। समझ में आया ना, क्लाइमेट फंड समझ में आया ना। क्लाइमेट फंड मतलब होगा कि क्लाइमेट चेंज से, मतलब कि सी लेवल राइज से, ड्रोट आने से, ज़्यादा साइक्लोन आने से, जो क्लाइमेट चेंज है उससे गरीब देशों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। उनको बचाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, उसको क्लाइमेट फंड बोलते हैं, बात समझ में। और क्लाइमेट फंड नहीं मिलेगा क्योंकि यूएस बाहर आ चुका है, ठीक है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, जैसे कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी जो यूएस के पास है। सर ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब जैसे कि हाइड्रोजन एनर्जी वगैरह बनाना और न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह बनाना, ये सारी टेक्नोलॉजी उसके पास है। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी को शेयर भी नहीं करेगा अब तो यूएस वगैरह, बात सही है यहाँ पे। एक एनालॉजी देखा जाए, एक कंपैरिजन देखा जाए, जैसे कि क्लास का अगर सबसे जो क्लास का मॉनिटर है, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा, वो कहे कि मैं अब प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लूँगा, तो दूसरे सारे बच्चे तो कन्फ्यूज देंगे, अब आगे क्या करना है हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हमारे तो इंडिया वाले लड़के बाहर निकल गया, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। जो COP30, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, इसका कोर फोकस क्या होने वाला है कि स्पीचेस नहीं देनी है अब हमें भाषण नहीं देना है, अब हमें एक्शन की ओर जाना है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। हमें एडेप्टेशन फाइनेंस पे फोकस करना है। पहले तो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है मिटिगेशन, एक होता है अडेप्टेशन, ये दोनों चीज़ समझना बहुत मुश्किल होता है। मिटिगेशन ये बोलता है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग होने ही नहीं देनी है, हमें ग्लोबल वार्मिंग होने नहीं देनी, मतलब कि हमें फैक्ट्रीज वगैरह से, कोल से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकालनी नहीं है, बात समझ में आ गई। एडेप्टेशन कहता है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत सारे निकाल दी, ठीक है ना, और अब हमें जो प्रभाव होंगे, जो सी लेवल वगैरह बढ़ेंगे, जो क्लाइमेट चेंज होगा ना, उससे हमें बचना है, बात समझ में। मिटिगेशन कहता है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को होने ही नहीं देना है, हम होने नहीं देंगे। एडेप्टेशन कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग तो हो चुकी है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो हमें अगर सी लेवल बढ़ गया है तो हमें घर इस तरह बनाने पड़ेंगे इसके नीचे स्टैंड हो, ताकि पानी यहाँ से निकल जाए, हम ऊपर की तरफ सेव रहे, बात समझ में आ गई ना। साइक्लोन अगर आते हैं भयंकर भयंकर, तो हमें साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जिसमें हम जाके छुप जाए, ठीक, इस तरह से बनाने होंगे, ठीक है। एडेप्टेशन क्या कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, अब हम कैसे बचे, तो उसके लिए फाइनेंस करना बहुत ज़रूरी है अब, ठीक है। मतलब जो क्लाइमेट चेंजेस को जो झेल रहे हैं ना गरीब देश वगैरह, उनको पैसा देना ज़रूरी है, बात समझ में आ गई सर, ठीक है। हमें अमेजन फॉरेस्ट को बचाना है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा उनके जो बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं। ब्राज़ील वगैरह कहता है, ब्राज़ील का एक प्रॉब्लम है, ब्राज़ील कहता है कि हम अपने अमेजन फॉरेस्ट को क्यों रखें, अगर हम अमेजन फॉरेस्ट को रखते हैं तो हमारा तो नुकसान है, क्योंकि हम तो वहाँ इंडस्ट्री लगा ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन दुनिया कहती है कि आप वहाँ के फॉरेस्ट को मत काटिए, वरना तो दुनिया के लंग्स वगैरह खराब हो जाएंगे, क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट को दुनिया के लंग्स कहा जाता है, ठीक है ना। ब्राज़ील कहता है कि हम क्यों नहीं काटें यार, हमारे तो वहाँ इंडस्ट्री बनी नहीं पा रही, हम तो पैसे वाले नहीं पा रहे, और दुनिया कहती है कि आप वहाँ पे प्लीज़ मत काटो, अदरवाइज दुनिया को लंग्स नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो हमें अमेजन फॉरेस्ट को बचाना होगा वहाँ पे। तो ब्राज़ील को कैसे सर्टिफाई करेंगे, इसको हम एक्स्ट्रा पैसा दें, सो कहें कि आप फॉरेस्ट को मत काटो, पूरी दुनिया मिलकर फॉरेस्ट को मत काटो, आप थोड़े से पैसे ले लो, ताकि अगर आपकी इंडस्ट्री नहीं खुली तो भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता रहे, ताकि दुनिया के लंग्स वगैरह सेफ रहे, ठीक है। हमें कार्बन मार्केट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कार्बन मार्केट क्या होता है, ये भी एक कंसेप्ट होता है, ये भी सीखो फटाफट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक टॉय की फैक्ट्री है, इसका नाम है XYZ, इसने टॉय को बनाया, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, आजकल इसका जब बॉक्स बनेगा ना, टॉय का बॉक्स बनेगा, वहाँ पे लिखा होगा -100 कार्बन क्रेडिट। मतलब कि इस टॉय फैक्ट्री ने जब इस टॉय को बनाया ना, तब -$100 का इसने जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकाला है, एग्जिट किया, मतलब कि एमिशन किया है, ठीक है। कैसे किया होगा भाई, इसने ट्रांसपोर्टेशन किया होगा, इसको बनाने में फैक्ट्री वगैरह में कोयला वगैरह लगा, कुछ ना कुछ तो लगा, प्लास्टिक वगैरह कुछ ना कुछ तो लगा होगा, ठीक है। तो इसके बॉक्स पे लिखा होता है $-100 लिखा होता है कार्बन क्रेडिट का, ठीक है। और एक फार्मर है, इनके पास ही गाँव में एक फार्मर है जो कि बहुत सारे पौधे लगाता है, तो उसके खाते में क्या लिखा होगा, $+100 लगा होगा, ठीक है ना। तो जब ये टॉय फैक्ट्री यूएसए में बेचने जाएगा ना, अपने टॉयज को एक्सपोर्ट करेगा ना इंडिया वाला, तो अब यूएसए वाला लेने को मना कर देगा, वो तो कहेगा अरे यार आपके तो -100 कार्बन रेटिंग चल रही है, मैं तो नहीं लूँगा, आपने तो बहुत ज़्यादा एमिशन किया। तो इसको -100 को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना चाहिए कि यहाँ पे जो फार्मर है ना बेचारा गरीब, जिसने बहुत सारे पौधे लगे हैं, जिसके खाते में $+100 का कार्बन क्रेडिट चल रहा है, उसको ये $100 दे देगा रोकड़ में। इसने पौधे उगा करके $100 कमाए थे,
और ये क्या करेगा कि टॉय फैक्ट्री वाला उसको रोकड़ $100 कहेगा, $100 लो, तो इसका जो -100 था ना वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब यूएस वाला कहेगा हाँ अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने क्या किया है कि कार्बन को न्यूट्रलाइज कर दिया है। आपके जो -100 था ना उसको हमने +100 से करके कार्बन न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो हम आपके अब टॉय लेने को तैयार है, एक्सपोर्ट करने को तैयार है। ये कार्बन मार्केट होता है, ठीक है ना। ये बहुत कंसेप्ट समझ में नहीं आता, मैंने एक बार समझा दिया, ठीक है ना। तो कंट्रीज जो कार्बन क्रेडिट की बाई और सेल कर सकते हैं ना, उनको हमें ज़्यादा पुश करना चाहिए, ठीक है। पास ऑन माई यूएन क्लाइमेट गवर्नेंस को रिफॉर्म करना चाहिए, वहाँ पे डिसीजन फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है ना। यूएन की एक बॉडी होती है, इसको कहते हैं कार्बन क्लाइमेट गवर्नेंस, ठीक है ना। ये चेक करती है कि हाँ कि दुनिया में क्लाइमेट वगैरह कैसे नहीं, तो इसके डिसीजन काफ़ी फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, हमें इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और एक नई चीज़ कह रहे हैं ये कि ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल एक नई चीज़ बने, ठीक है ना, जो चेक करे कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही, मतलब कि एडेप्टेशन का फाइनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, अमेजन का फर्स्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, कार्बन मार्केट सही है या नहीं, ठीक है ना। एक नई काउंसिल बनाने की बात करें, ठीक है। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनका क्या होगा, डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन होगा यहाँ पे, जैसे कि ब्रिक्स होता है ना, अगर ब्रिक्स है तो उसमें ब्राज़ील है क्या, हाँ है। रशिया है क्या, रशिया नहीं है। क्यों रशिया नहीं है, ये इसमें रशिया नहीं, देखो इंडिया है, ब्राज़ील है, रशिया नहीं है। रशिया क्यों नहीं, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री, वो रिच कंट्री है, ठीक है। इंडिया है, यहाँ पे चाइना है, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, और भी बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन इनको खास है बताइए। तो इनका क्या रोल रहने वाला है, ये पहले आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि भाई रिच कंट्रीज ने पोल्यूशन किया है। पोल्यूशन कैसे किया होगा उन्होंने, भाई उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ला कर खुद बहुत रिच हो गए वो, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो वो तो रिच हो गए। लेकिन डेवलपिंग कंट्री ये तो बेचारे गरीब ही रह गए, ये तो गरीब ही रह गए। और तो डेवलपिंग कंट्री के ये गरीब कंट्री कहते हैं कि रिच कंट्री जिन्होंने पोल्यूशन किया ना वो पे करे ये सब कुछ। ये जो एडेप्टेशन का फाइनेंस है ना, ये रिच कंट्रीज कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट चेंज किया। लेकिन और ये बात सही भी है, लेकिन आज क्या हो रहा है ना, आज क्या हो रहा है कि जो डेवलपिंग देश है इंडिया है ना, ये इकोनॉमी भी बढ़ा रही है अपनी और ये एमिशन को भी बढ़ा रही है, और ये बात सच भी है। इंडिया में अब बहुत सारी फैक्ट्रीज हो चुकी है, बहुत सारी कंपनीज हो चुकी है जो कि एमिशन बढ़ा रही है, ठीक है। तो अब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अभी पीछे बच नहीं पाएंगे, और उनको लीडरशिप भी आनी चाहिए। लीडरशिप क्यों, क्योंकि यूएस से बाहर निकल गया। तो अब ऐसे कंट्रीज़ को, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इनको आगे आना चाहिए, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए और लीडरशिप में भी आना चाहिए, ठीक है। इंडिया का स्टैंड क्या है यहाँ पे, इंडिया का स्टैंड हम थोड़ा देखते हैं। इंडिया डेवलपमेंट भी कर रहा है, वो जॉब्स वगैरह क्रिएट कर रहा है, इंडस्ट्रीज वगैरह बना रहा है, पॉवर्टी रिडक्शन भी कर रहा है, ठीक है। उसके साथ ये ग्रीन ट्रांजिशन भी लेके आ रहा है, मतलब कि अब यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, सही बात है, हमने देखा है भाई यहाँ पे ग्रीन एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी उस पर बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है, हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है, और यहाँ पे ईवी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। हम देख भी रहे हैं, हम एक्चुअली मार्केट में अंदर ईवी की स्कूटर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक। इंडिया के सॉलिड स्टेप्स क्या है यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है ना। इंडिया का बैलेंस में सॉलिड स्टेप देखते हैं कि हाँ हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, और हो भी रहे हैं हमारे यहाँ पे इतने सारे। बड़ाला में अगर आप देखेंगे जो राजस्थान में है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है यहाँ पे। सेकंड क्या हो जाएगा, हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की तरफ जा रहे हैं, हाँ सही बात है। यहाँ पे कार वगैरह आने लग रही है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है। सेकंड क्या हो जाएगा, हम लाइफ मॉडल को अपना रहे हैं, मतलब कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर करें, लेकिन हम एनवायरमेंट को भी सेव करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे देखा जाए तो अभी लास्ट में जो फॉरेस्ट सर्वे आया था उसके अंदर हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ा भी था, मतलब हम एनवायरमेंट को भी सेव करें और हमारी इकोनॉमी को भी बेटर बना रहे हैं। मतलब कि हम ग्रोथ तो चाहते ही हैं, उसके साथ हम क्लाइमेट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी लेनी होगी यहाँ पे, इंडिया को भी, ठीक है। वन लाइन समरी देखें यहाँ पे तो कि जो COP30 वो एक तरह का टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। टर्निंग पॉइंट कैसे कि जो डेवलपिंग कंट्री है को सिर्फ क्लाइमेट जस्टिस डिमांड नहीं करी है, क्लाइमेट जस्टिस मतलब कि अभी इस तरह का ये रोना नहीं रोएंगे कि नहीं नहीं रिच कंट्री ने किया है, रिच कंट्री ने सारा पोल्यूशन बढ़ाया, अब वो खुद भी बढ़ा रहे हैं। हमें क्लाइमेट जस्टिस तो डिमांड करनी है, उसके साथ हमें लीडरशिप के अंदर भी आना पड़ेगा, हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, ठीक है ना। जस्टिस की भी डिमांड करनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी, दोनों काम करना पड़ेगा। थैंक यू।